हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है ओवर टाइम। ओवर टाइम यानी टाइम से, समय से ज्यादा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो दिन रात मेहनत करता है और एक एक पाई अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतें पूरी कराने में लगा देता है। अचानक से मिली अधिक आय उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि अब वह उन पैसों का क्या करेगा। यह कहानी उस समय की है जब 500 रुपए का मूल्य आज के 10-20 हजार से ज्यादा होता था। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है? ये कहानी बहुत पुराने समय की है और इसमें क्या बता रहा है आपको लेखक? ये बता रहा है कि यदि अपनी आय से अधिक धन मिल जाए तो उसका क्या किया जाना चाहिए। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। हर महीने की पहली तारीख की शाम को मोहनदास दफ्तर से वेतन लेता और घर आता। आज भी पहली तारीख को मोहनदास वेतन लेने की पंक्ति में खड़ा था। वेतन के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हुए सहसा उसकी उंगलियां ठिठक गई यानी कि अचानक से रुक गई। उसकी निगाह 109 के अंकों पर ठहर गई। निगाह यानी कि दृष्टि। उसे पक्का विश्वास था कि कैशियर ने भूल की है, क्योंकि उसका मासिक वेतन तो 100 रुपए है। 10 रुपए वाले 10 नोट, एक 5 का और 4 खुदरा नोट, ये तो सच में 109 रुपए हैं। क्षण भर के लिए कुछ सोचा, फिर बोला, मेरा वेतन तो 100 रुपए है, ये अतिरिक्त 9 रुपए काहे के? कैशियर बिना माथा उठाए बोला, पिछले महीने तुमने हर दिन घंटा भर ज्यादा काम किया, यह रकम उसी की है। मालिक स्वयं तुम्हें काम करते देखते थे। तब कैशियर ने मोहनदास को देखा और पुनः कहा, ले लो भाई, तुम्हारे परिश्रम के ही पैसे हैं। परिश्रम के पैसे हैं यानी कि तुम्हारी मेहनत की ही कमाई है। मोहनदास ने 109 रुपए अंदर वाली जेब में रखे और दफ्तर से बाहर आ गया। पिछले 12 वर्षों से मोहनदास इस दफ्तर में काम कर रहा था। घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। इतने सालों से वेतन की पूरी रकम पत्नी के हाथों में दे देता। एक धेला भी कभी अपने पास नहीं रखता। उसे कोई व्यसन भी नहीं था। व्यसन यानी कि बुरी आदतें। जैसे कई लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, है ना, और तंबाकू सुर्ती खाते हैं। तो उसको क्या था? इस प्रकार का कोई भी व्यसन, कोई भी बुरी आदत नहीं थी। न चाय पीता, न नाश्ता करता था और दफ्तर भी पैदल ही आता जाता था। पिछले 10 वर्षों से उसने सिनेमा भी नहीं देखा था। पर अब जो उसके हाथ में 9 रुपए अधिक आ गए थे, उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। वह चलते चलते ही सोचने लगा, 100 रुपए तो मैं शंकर की अम्मा के हवाले कर दूंगा, पर इन बाकी 9 रुपयों का क्या करूं? फिर सोचा, शहर की अम्मा के पास कोई रेशमी साड़ी नहीं है, एक अच्छी सी साड़ी ला दूंगा तो चेहरे का रंग देखते ही बनेगा। तभी अचानक आंखों के आगे बच्चों के खिलखिलाते चेहरे आ गए। पिछले कई महीनों से सिनेमा देखने को कह रहे थे। छोटा कन्हैया एक नया रेल के इंजन का खिलौना लेना चाहता था। छोटा था ना, पड़ोसी के घर जाकर नई चीजें देख आता और फिर लेने को मचल जाता। मोहनदास सोचने लगा, क्या खुद उसके मन में कोई लालसा नहीं पनपती? वह भी तो चाहता है कि उसकी पत्नी अच्छा पहने, ओढ़े, खाए पिए, बच्चे किलकारियां मारते फिरे, किसी भी चीज को अपना दिल न तरसाए। उसे सोचा, आज वह पूरे परिवार के साथ बाहर खाना खाने जाएगा, बढ़िया सी फिल्म भी देखेगा, सब मौज करेंगे और वह 9 रुपयों का पूरा सदुपयोग करेगा। हर महीने तो भाग्य कुलांचे भरेगा नहीं। तो बच्चों, भाग्य कुलांचे भरेगा नहीं क्या हो है? एक मुहावरा है कि भाग्य का कुलांचे भरना, यानी कि हर महीने मेरा भाग्य इतना अच्छा तो होने वाला नहीं है कि मुझे एक्स्ट्रा 9 रुपए मिले। मोहनदास ने चलते चलते अपने जेब टटोली और उसकी आंखें पैसों को छूते ही चमक उठी। अचानक से एक विचार उसके दिमाग को झंझना गया। बच्चे और उनकी माँ ने अभी पिछले साल ही तो पड़ोस वाले राम बाबू के परिवार के साथ जाकर सिनेमा देखा है। अगर शंकर की माँ के पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है तो मेरे पास कौन सा अच्छा कोट है
यही फटाकोट पिछले 5 साल से बदन पर झूल रहा है। एक मैं ही हूँ जिसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, न आनंद है न उल्लास है। क्या परिवार की जिम्मेदारियों के अलावा मेरे अपने प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये 9 रुपये मैं अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकता हूँ? पूरा वेतन तो शंकर की माँ को दे ही दूंगा, फिर क्यों झिझकूं? छोटा कन्हैया तो 4 महीने पहले इंजन की जिद कर रहा था, अब तो भूल भाल भी गया होगा। उसने सोचा कि दफ्तर में पूरा महीना 1-1 घंटा काम उसने किया है, तो 9 रुपयों को वह अपने पर खर्च करेगा। पिछले 15 साल से वह किसी होटल में नहीं घुसा, नए जमाने के होटलों के रिवाजों से अपरिचित था। आखिर मन बनाकर एक बड़े से होटल के अंदर वह दाखिल हुआ। खोया खोया सा वह कुर्सी पर बैठा। इतने में होटल का एक वेटर टेबल के पास आया और उसने शीशे और फ्रेम में मड़ी हुई खाने की चीजों की छपी लिस्ट सामने रख दी। मोहनदास की समझ में कुछ भी नहीं आया, फिर भी जैसे तैसे लिस्ट में छपी किसी एक चीज के नाम के सामने अपनी उंगली रखी और बढ़िया सी मोटी गुदगुदी कुर्सी पर अपनी देह ढीली छोड़ दी। पर बेचारे मोहनदास को वेटर के जाते ही अपने लड़के याद आए। आदत से मजबूर सोचा, ऐसे पैसा क्यों बर्बाद करूं? एकदम से उठा और होटल के बाहर आ गया। फिर होटल से बाहर निकला और सिनेमा हाउस के सामने आ गया। टिकट लेने की खिड़की के सामने लंबी कतार में खड़ा हो गया। नंबर आया तो फिर बीवी बच्चों के मुखड़े याद आ गए। सोचने लगा, क्या पता फिल्म कैसी हो, अनदेखी अनसुनी चीज के लिए 10 आने पैसे क्यों फेंक दूं। बेचारे ने टिकट नहीं लिया और बाहर निकल आया। आगे बढ़ा और बीच बीच में कपड़ों की दुकान के सामने खड़ा हो जाता। कभी रेशमी कभी सूती साड़ी देखता, सब एक से बढ़कर एक बढ़िया नमूने। कभी आंखों के सामने ताजे फल और सूखे मेवे नाचते, तो कभी मिठाइयों से सजे थाल झूमते, तो कभी शरबत भरी रंग बिरंगी बोतलें। मोहनदास बेचारा रात 11 बजे तक सड़कों पर यूं ही भटकता रहा। थक गया तो उसने अपने आप को घर लौटने के लिए तैयार किया, पर अचानक जाने क्या सूझा कि ढेर सारी मिठाइयां खरीद ली। घर पहुंचा तो पत्नी उसी की प्रतीक्षा में जागी हुई मिली। मोहनदास से पूछा, शंकर की माँ, बच्चे कहाँ हैं? पत्नी बोली, बच्चे तो बस अभी अभी सोए हैं, आज तो दोनों ने खाना भी नहीं खाया। वो बोला, तो जगा लो उन्हें, मैं उनके लिए मिठाइयाँ लाया हूँ, आओ तुम भी खा लो। पत्नी ने जवाब दिया, रहने दीजिए, नींद तोड़ना ठीक नहीं है, सुबह फिर पाठशाला भी जाना है उन्हें, सुबह खा लेंगे। मोहनदास बोला, पर मैं तो मिठाइयों का बधा बधाया ठोंगा खोल चुका हूँ, तुम्हें अब थोड़ी सी तो खानी ही पड़ेगी। वो मिठाई खाने लगी और मोहनदास उसे प्यार से देखता रहा। मोहनदास सुबह 8 बजे घर से खाना खाकर दफ्तर गया था। तब से अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। मिठाई खाकर पत्नी ने सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। बिस्तर पर लेटते हुए मोहनदास ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, अब से शाम को मैं कभी दफ्तर में नहीं रुकूंगा। फिर सोते हुए बच्चों को बारी बारी से चूम लिया, उन्हें देखता रहा और उनके सिर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरता रहा। इसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। नींद तो गहरी आनी ही थी। 9 रुपये की ऊपरी आमदनी का विषम ज्वर उतर चुका था। विषम ज्वर यानी कि बुखार, एक ऐसा बुखार जो क्या था, विषम था, उसके अनुकूल नहीं था, सम नहीं था, विषम था। और नब्ज में खून अपनी स्वाभाविक गति से दौड़ रहा था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने देखा कि कैसे अपनी सैलरी से, अपनी आय से 9 रुपये अधिक मिल जाने पर उस व्यक्ति की मनोदशा कैसी हुई, उसने अपने मन में क्या क्या बातें सोची। तो इस प्रकार आपने मनुष्य के जो मनोभाव हैं, उसकी जो प्रकृति है, उसको अच्छी प्रकार जाना और समझा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास
जरूर कीजिए।